हम लोग का जो पहला चैप्टर है आज का, हम लोग सबसे पहले आज जानने वाले हैं सजीव जगत के विषय में। जो सजीव जगत हम लोग का 11वीं क्लास का पहला अध्याय है उसको हम लोग पढ़ेंगे, सजीव जगत। आइए स्टार्ट करते हैं। सजीव जगत का पहला टॉपिक है सजीवों के लक्षण, यानी कि सजीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं उसके विषय में यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए इस टॉपिक को। सजीव का अभिलक्षण क्या, देखिए कहता है कि सजीव के अभिलक्षण क्या है। तो दो अभिलक्षण होता है सजीव का। पहला अभिलक्षण होता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी यानी कि सामान्य लक्षण। दूसरा है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी कि विशिष्ट लक्षण, यानी कि जो लक्षण के अनुसार परिभाषित किया जाएगा कि यह सजीव है उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। जिस लक्षण के अनुसार यह डिफाइनिंग नहीं किया जा सकता है कि यह सजीव है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी बोलेंगे, यानी कि सामान्य लक्षण बोलेंगे। तो उसके अंदर का दो लक्षण आता है, एक तो होता है वृद्धि, एक होता है जनन। तो ये दोनों को याद रखिएगा आप लोग कि एक वृद्धि हो गया एक जनन हो गया, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वृद्धि का मतलब क्या हुआ और जनन का मतलब क्या हुआ आगे हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे, अभी फिलहाल आप समझ जाइए। दूसरा है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी कि वे प्रॉपर्टी जिसके अनुसार हम तय करेंगे कि कोई भी जीव को परिभाषित करेंगे कि ये जीव क्यों है। आइए पहला जो हम लोग का प्रॉपर्टी है उपापचय। उपापचय का क्या मतलब हुआ? उपापचय का मतलब ये है कि उसके अंतर्गत जो भी क्रियाएं होगी, रासायनिक शरीर के अंदर क्रियाएं होगी, उसको उपापचय कहेंगे हम लोग। और दूसरा जो लक्षण है कोशिकीय संगठन। दूसरा लक्षण क्या है? कोशिकीय संगठन। अगर कोई जीव के अंदर कोशिका का संगठन है, अगर कोई जीव के अंदर कोशिका प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी कि विशिष्ट लक्षण, यानी कि परिभाषित करने वाला गुण है वो। और तीसरा है चेतना। चेतना का मतलब होता है कि उसके अंदर सोचने की क्षमता है, वो किसी भी क्रिया के प्रतिकूल अनुक्रिया कर सकता है। इसको हम लोग डिटेल में परिभाषा में इन तीनों और ये दोनों वाली बातों को हम लोग जानेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे मूल पॉइंट निकलने वाला, समझने वाला पॉइंट ये है, यहाँ पे देखिए कहता है कि जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा, जिसके अंदर जो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अगर कोई जीव मान लीजिए है और उसके अंदर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी भी होता है। जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होगा, ठीक। लेकिन किंतु कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हमेशा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो ये बात समझने वाली थी कि जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होगा, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होगा वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा। दोस्तों यही बात समझने वाली थी। ये लक्षण उसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन ये वाला लक्षण इसमें नहीं हो सकता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और एक पॉइंट यहाँ पर समझने वाला है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होगा वो सजीव में तो प्रेजेंट होगा और निर्जीव में भी प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में एक मूल पॉइंट है कि सजीव में तो ये उपस्थित रहेगा लेकिन निर्जीव में कभी भी उपस्थित नहीं रहेगा, निर्जीव में हमेशा अब्सेंट रहेगा, इसलिए इसको कहा गया है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे अब्सेंट आप लिख लीजिएगा, ठीक। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड को उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। हम लोगों ने अभी जाना कि इस स्लाइड के अंतर्गत सजीव के अभिलक्षण क्या है। सजीव के दो अभिलक्षण है, पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने जाना कि वृद्धि और जनन, डिफाइनिंग में जाना उपापचय, कोशिकीय संगठन, चेतना। सजीव में प्रेजेंट था, निर्जीव में अब्सेंट, निर्जीव में भी प्रेजेंट था। अगर सजीव निर्जीव दोनों में प्रेजेंट होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, अगर सिर्फ सजीव में प्रेजेंट होगा तो डिफाइनिंग होगा। अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी डिफाइनिंग वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स वाला डिफाइनिंग नहीं होगा, ठीक। आइए अब हम लोग का सबसे पहला जो अभिलक्षण है वृद्धि, इसके विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो वृद्धि अभिलक्षण है, वृद्धि, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी कहता है कि जीवों के भार और संख्या में बढ़ना सजीव के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। क्या बोला एनसीईआरटी, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि सजीव के भार और
संख्या में बढ़ना वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। क्या देखिए मतलब ये है कि अभी अगर कोई संख्या, कोशिका की संख्या, भार, क्षेत्रफल इत्यादि में होने वाली अस्थायी व अनुक्रमणीय परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। ठीक, वृद्धि दो प्रकार से हो सकता है। कोई भी जीव में वृद्धि की दो प्रकार से हो सकता है, या तो आंतरिक वृद्धि होगा या तो बाह्य वृद्धि होगा। अगर आंतरिक वृद्धि है तो मतलब कि कोशिका टूट टूट के अलग अलग भागों में बट रहा है, वृद्धि हो रहा है। जैसे कि पादप के अंदर आप देख सकते हैं अपरिमित वृद्धि होता है। पादप के अंदर वृद्धि कैसा होता है? अपरिमित वृद्धि होता है, जीवन पर्यंत वृद्धि चलता रहता है, होता है मतलब आपको दिखता नहीं है जब बहुत बड़ा पौधा होता है। जंतु के अंदर परिमित मतलब एक समय सीमा निर्धारित होता है, एक निश्चित आयु तक वृद्धि होता है, इसको कहेंगे परिमित वृद्धि और अपरिमित वृद्धि। देखिए पहले हमने जाना कि वृद्धि दो प्रकार का होता है। वृद्धि दो प्रकार का था, एक था बाह्य वृद्धि, एक था आंतरिक वृद्धि। आंतरिक वृद्धि में हमने जाना कि परिमित वृद्धि और अपरिमित वृद्धि। अब हम लोग जान रहे हैं बाह्य वृद्धि। बाह्य वृद्धि किसको बोलेंगे? अगर किसी कोई सतह पर कोई चीज़ तैयार हो रहा है, अगर कोई सतह पर, जैसे मान लीजिए ये रेत है, इसके सतह पर एक और परत चढ़ गया है तो इसको हम लोग बोलेंगे बाह्य वृद्धि, यानी कि सतह पर जमाव के कारण वृद्धि होगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर एक पर्वत है, इस पर्वत पे वृद्धि हो गया, धूल कण मिट्टी जमा होते गया और ये पर्वत वृद्धि कर गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल वृद्धि, यानी कि बाह्य वृद्धि बोलेंगे। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य वृद्धि। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि रेत के टीले पर्वत पत्थर पे बाह्य वृद्धि होता है। वृद्धि जीवों का एक गुण है तो, लेकिन सजीव का सुस्पष्ट से परिभाषित नहीं करता है। तो वृद्धि तो गुण है लेकिन सजीवों के लिए सुस्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है। एक कोशिकीय जीव के विषय में जानते हैं। कहता है कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनविट्रो में अगर एक कोशिकीय जीव को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनविट्रो अगर यानी कि कोई भी कोशिकीय संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराएंगे तो कोशिका का विभाजन हमको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे कोशिका का विभाजन करा सकते हैं कोई भी संवर्धन माध्यम में किसी भी जीव को डाल करके। लेकिन अगर उस माध्यम में वृद्धि कराएंगे तो वो माध्यम तो सजीव होगा। वो माध्यम कैसा होगा? सजीव होगा, लेकिन उसके अंदर का जीव या ना तो निर्जीव है ना तो सजीव है। ये पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हम आगे आपको समझाएंगे डिटेल में। कहता है कि एक कोशिकीय जीव सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आपकी कोशिका के अंदर विभाजन करा सकते हैं किसी एक कोशिकीय जीव को। बहुकोशिकीय जीव में वृद्धि एवं प्रजनन दो अलग अलग प्रक्रम है, किंतु एक कोशिकीय जीव में वृद्धि और प्रजनन दोनों एक ही प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि अगर एक मान लीजिए एक जीव है, ये वृद्धि किया मतलब इसके अंदर दो कोशिका बना होगा तब ये ना वृद्धि किया जी। तो इसलिए अगर मान लीजिए एक कोशिकीय जीव है, इसके अंदर वृद्धि हुआ तो यहाँ तो पता नहीं चलेगा कि ये प्रजनन किया है कि वृद्धि किया है। लेकिन अगर बहुकोशिकीय जीव है तो ये तो पता चलेगा कि ये प्रजनन किया है। ठीक, यही प्रक्रिया है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। आइए बात करते हैं जनन पे। हम लोग का जो टॉपिक है जनन। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। जीवधारी अपने जैसे संतति उत्पन्न करते हैं उसको हम जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कुछ याद रखने वाली बातें हैं इस चैप्टर में। जैसे बीजाणु में होता है कवक जनन, मुकुलन होता है यीस्ट और हाइड्रा में, वास्तविक पुनर्जनन होता है प्लेनेरिया में। ठीक, वास्तविक पुनर्जनन होता है प्लेनेरिया में। खंडन होता है तंतु में शैवाल, फंजाई, मांस के प्राथमिक तंतु। ये वाला पॉइंट अत्यधिक याद रखने वाला इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये तो एक बार आया भी है। आइए अब हम लोग जानते हैं लैंगिक जनन के विषय में। देखिए लैंगिक जनन यानी कि सजीव में प्रजनन, या अगर सजीव में निर्जीव में प्रजनन नहीं होता है उसको बोलेंगे लैंगिक जनन। आइए देखते हैं। कहता है कि कुछ सजीव जैसे खच्चर, बंद, कामगार, मधुमक्खी एवं अनुर्वर मानव युगल जनन नहीं करते हैं, इसलिए जनन को क्या कहा गया? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि जो जनन है वो निर्जीव में तो नहीं होता है लेकिन सजीव में भी नहीं होता, इसलिए इसको कहा गया सामान्य लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। ठीक,
अतः जनन सजीव का एक अभिलक्षण तो है, किंतु स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है जीवों को। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कोई घोड़ा था, खच्चर था, उसमें भी जनन नहीं हुआ, और एक मधुमक्खी था, उसमें भी जनन नहीं हुआ, बांझ मानव युगल में भी जनन नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जनन तो निर्जीव में नहीं होता है, लेकिन सजीव में भी नहीं होता, इसलिए इसको कहा गया कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। आइए जानते हैं अगला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को जानते हैं। उपापचय कहते किसको है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उपापचय की परिभाषा है कि सजीव में होने वाली कुल रासायनिक अभिक्रिया, जितने भी सभी सजीव के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। ठीक, देखिए मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं। मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं मेटाबॉलिज्म। आप ध्यान रखिएगा इस बात का, मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है। एक होता है अपचय यानी कि कैटाबॉलिज्म, अगर कोई चीज़ बहुत छोटा है और छोटी भाग में टूट गया तो उसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचय। अगर कोई चीज़ का निर्माण हुआ, छोटी चीज़ से बड़ा चीज़ बन गया तो उसको बोलेंगे, हाँ देखिए, बड़ी चीज़ से छोटी छोटे टुकड़े में बना, यहाँ छोटे छोटे टुकड़े से बड़े बड़े टुकड़े में बना, यानी कि सरल अणु जटिल अणु में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे जटिल अणु सरल अणु में परिवर्तित हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। और यहाँ पे छोटा छोटा अणु सरल अणु जटिल अणु में बन गया, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग एनाबॉलिज्म। तो हम लोग शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि एनाबॉलिज्म में निर्माण हुआ और कैटाबॉलिज्म में टूटा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, आइए स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सजीव में उपापचय नहीं होता है, सही बात है। जितने भी निर्जीव है, निर्जीव में उपापचय नहीं होता है। जितने भी निर्जीव है उसमें उपापचय की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है, निर्जीव में उपापचय नहीं होता है, सही बात है। और कहता है कि सजीव, सभी सजीव यानी कि जितने भी छोटे से छोटे सजीव जो यूकेरियोट्स हैं, यूकेरियोट्स से लेकर प्रोकैरियोट्स तक, प्रोकैरियोट्स से लेकर यूकेरियोट्स तक उपापचय करते हैं। तो छोटे से छोटे जीव में भी उपापचय की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। अतः उपापचय सजीव का वह अभिलक्षण है जिन्हें सुस्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि हमने देखा कि यह वह अभिलक्षण था जो कि ये स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि सभी सजीव में तो होता है लेकिन निर्जीव में भी नहीं होता है। तो आइए, कहता है कि एक और प्रक्रिया होता है इन विट्रो। अगर कोई भी चीज़ को संवर्धन माध्यम में हम लोग कराते हैं इन विट्रो को, उपापचय अभिक्रिया को, तो यानी कि वो आउटसाइड बॉडी में कराएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें कोई हमने सेल डाला, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन देख रहे हैं, यानी कि ये जो प्रक्रिया है ये ना तो सजीव होगा ना ही निर्जीव होगा, लेकिन यह एक जैविक अभिक्रिया है किंतु जीव नहीं है। ये जैविक अभिक्रिया है लेकिन जीव नहीं है। ये ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है, लेकिन जैविक अभिक्रिया है। ये सिर्फ जैविक अभिक्रिया है, सजीव नहीं है ये। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझे होंगे। अगला टॉपिक है कोशिकीय संगठन। कोशिका का संगठन किस प्रकार से होता है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, उम्मीद है पिछले स्लाइड को आप समझे होंगे। एक कोशिकीय संगठन यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। दो प्रकार के जीव होता है इस दुनिया में, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर, बहुकोशिकीय मतलब कि बहुत सारे कोशिका जिसमें होगा, यूनिसेलुलर और बहुत सारे कोशिका। यहाँ पे एक कोशिकीय कर लीजिएगा आप। सभी सजीव कोशिका और कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अगर कोई जीव, जैसे मान लीजिए सबसे छोटी चीज़ होता है कोशिकांग, कोशिकांग से मिलकर बनता है कोशिका, कोशिका से मिलकर बनता है उत्तक, उत्तक से उत्तक तंत्र, उत्तक तंत्र से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से जीव। यानी कि ऐसे करके ये देखिए वृद्धि हुआ है, ऐसे करके यहाँ तक गया है। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक समझे होंगे। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी भी स्तर, कोई भी स्तर में अगर मान लीजिए आप जाएंगे तो कहता है कि, माफी चाहूँगा, कोशिकांग में जैसे मान कहता है कि किसी भी स्तर के गुण पूर्ववर्ती स्तर से इंटरेक्शन का परिणाम है। अगर कोई स्तर निकला है, मान लीजिए ये स्तर है, तो मान लीजिए हम बात कर रहे हैं उत्तक तंत्र का। उत्तक तंत्र का क्यों बना है, क्योंकि इसका पूर्ववर्ती स्तर का परिणाम है उत्तक तंत्र बनने का। तो यही कहता है कि किसी भी स्तर के गुण
अगर इसका गुण है तो वो पूर्वस्थी स्तर के इंटरेक्शन से बना होगा, यानी कि उत्तक तंत्र, उत्तक का गुण इसमें होगा। लेकिन किसी भी स्तर के गुण उसके पूर्ववर्ती स्थित स्तर में अनुपस्थित होता है। इसका जो गुण है इसमें नहीं होगा, लेकिन इसका जो गुण है इसमें होगा। इसका जो गुण है इसमें होगा, लेकिन इसका जो गुण है इसमें नहीं होगा। बात समझे? यही बात यहाँ पे दिया गया था। कहता है कि अतः कोशिकीय संगठन भी सजीव का वह अभिलक्षण है जो उन्हें सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। तो अभी तक में हमने दो लक्षण को देखा, एक तो देखा उपापचय और एक दूसरा देख रहे हैं कोशिकीय संगठन। अब तीसरा देखेंगे चेतना। देखिए, चेतना के अनुसार आप किसी चीज़ को कैसे बता सकते हैं कि ये चीज़ सजीव है या नहीं, निर्जीव है। तो इस प्रकार से हम लोग चेतना को देखेंगे। कहता है कि सभी जीव का सबसे स्पष्ट और किंतु पेचीदा अभिलक्षण है अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपन, जो भौतिक व रासायनिक व जैविक हो सकती है, प्रतीक संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया करना। कोई भी जीव अगर है तो उसका पर्यावरण के प्रति उद्दीपन होता है। उद्दीपन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है उसके प्रति इंटरेक्शन या क्रिया करना उसके प्रति। तो उसको आइए आगे हम लोग समझते हैं। सजीव का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण वो अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपन, जो भौतिक व रासायनिक जैविक व हो सकती है, प्रति संवेदना तथा प्रतिक्रिया करना। तो चेतना क्या है? चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस, उसके प्रतिक्रिया करना, पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया देना। कौन सा अंग हम लोग का प्रतिक्रिया देता है? हम लोग कहें या फिर कोई भी अलग जीव लें तो उसके अंदर संवेदी अंग प्रतिक्रिया देता है। संवेदी अंग 5 प्रकार का है: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इस प्रकार से हमारे अंदर संवेदी अंग लगा हुआ है। हम अपने संवेदी अंग द्वारा पर्यावरण के प्रति अवगत रहते हैं कि ठंडी, गर्मी, बरसात, कौन सा चीज़ कब हुआ, हमारे अंदर कौन सा चीज़ का बदलाव हुआ। तो जो भी है सजीव में, प्रोकैरियोट से लेकर के यूकेरियोट तक जटिल जीव से सभी में क्या होता है? सभी जीव पर्यावरण के प्रति चेतना दर्शाता है, कॉन्शियसनेस दर्शाता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकेरियोट तक सभी जीव पर्यावरण के प्रति संकेत को प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। यानी कि कोई भी जीव, छोटा से छोटा जीव से लेकर के बड़ा से बड़ा जीव तक सभी जीव पर्यावरण के प्रति संवेदना दिखाते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है सुस्पष्ट अभिलक्षण कहा जाता है। यहाँ पे देखिए दिया गया होगा, जैसे कि पौधा में अगर हम बात करें तो प्रकाश, पानी, ताप, अजय जीव प्रदूषकों जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ठीक, प्लांट क्या करता है कि जिधर मान लीजिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे अगर आप बातों को ध्यान से देखें तो मान लीजिए जिधर से सनलाइट आता है, पेड़ पौधा पे पड़ता है, उधर ही पत्ती क्यों घुर जाता है? क्योंकि उधर उसका ताप है, उधर उसका संवेदना है। यानी कि पौधा भी ये बात जानता है कि जिधर से कोई चीज़ का क्रिया होता है उधर ही प्रतिक्रिया देना है, इसलिए वहाँ पे वो चीज़ होता है। तो उसमें भी क्या होता है? जनन होता है। देखिए, पादप प्राणी दोनों में दीप्तकाल मौसमी प्रजनन के अनुसार जनन को प्रभावित करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कोई जीव ऐसा है जो पादप या प्राणी में दीप्तकाल के दौरान प्रजनक के प्रभावित करता है, तो बिल्कुल प्रभावित करता है। क्योंकि कोई भी प्राणी या कोई भी पादप को आप लेंगे तो वो तो मौसमी प्रजनक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि उसके अंदर ताप के अनुसार भी परिवर्तन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यही पॉइंट को यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि सजीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं और चेतना जीव को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण है। ठीक, सजीव अपने पर्यावरण से अवगत रहता है और चेतना कैसा लक्षण है? परिभाषित करने वाला अभिलक्षण है। आइए स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। स्वचेतना, इसके अंदर हम लोग स्वचेतना को पढ़ने वाले हैं। स्वचेतना क्या होता है कि स्वचेतना देखिए, जैसे मान लीजिए स्वचेतना सिर्फ मनुष्य के अंदर होता है, केवल मनुष्य के अंदर प्रेजेंट लक्षण है। मानव में केवल ऐसा सजीव है जो स्वयं के लिए अवगत रहता है। तो मानव, सिर्फ दुनिया में एक मानव ही है जो अपने आप से अवगत है। अगर हम मान लें इसमें अपवाद की बात करें तो जो कोमा के मरीज है उसके अंदर तो चेतना ही नहीं है, तो इसलिए वो क्या होगा? लिविंग तो है लेकिन ब्रेन के हिसाब से डेड है, मरा हुआ है, इसलिए उसको बोलेंगे लिविंग डेड, ब्रेन डेड। लिविंग एंड ब्रेन डेड है वो मरीज, ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव है, वो बीच की अवस्था का है। अगर स्टडी के करेंगे हम लोग उसका तो
आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम लोग बात करेंगे जीव जगत में विविधता, जहाँ से कि नए एनसीईआरटी की शुरुआत होती है। जीव जगत में विविधता, वहाँ से हम लोग का टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे। जीव जगत में विविधता क्या कहता है? बायोडायवर्सिटी का क्या मतलब होता है कि कोई भी क्षेत्र में स्थित यानी कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के संख्या और प्रकार, जीवों के संख्या और प्रकार को हम लोग विविधता कहते हैं। याद रखने वाली पॉइंट बहुत अच्छा है कि संख्या और प्रकार को विविधता कहा जाता है। विविधता को दो प्रकार कह सकते हैं आप, एक तो संख्या हो गया, एक तो प्रकार हो गया, यानी कि जीवों के संख्या और प्रकार। देखिए जीव विविधता, जैव विविधता निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। जितना क्षेत्रफल है उतना उसमें विविधता है। मान लीजिए इतना सा क्षेत्रफल है तो इसमें विविधता उसके समानुपाती होगा। उस प्रकार से मान लीजिए इतना सा क्षेत्रफल है, उसके विविधता उसके समानुपाती होगा। मान लीजिए इतना क्षेत्रफल है तो इतना क्षेत्रफल में विविधता उसके समानुपाती होगा। तो ठीक, आप समझ सकते हैं इस बात को। सिंपल सी बात है कि अब तक एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी लिखता है लाइन में कि अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख, 1.8 मिलियन यानी कि 18 लाख तक हो सकती है। अब तक कितना जीवों की संख्या ज्ञात प्रकार ज्ञात कर चुका है वैज्ञानिक लोग? कितना ज्ञात कर चुका है? 17 से लेकर 18 लाख तक जीवों को विविधता ज्ञात कर चुका है। इतना प्रकार के जीव इस सृष्टि पर था। तो आज के क्लास में हम लोग ने देखा कि सबसे पहले हम लोग जाने कि सजीव के अभिलक्षण क्या है। सजीवों के अभिलक्षण पे हम लोगों ने बात किया डिटेल में। सजीवों के अभिलक्षण पे बात किया हम लोग ने। तो सजीव के हम लोग ने देखा कि 3 अभिलक्षण था जो कि परिभाषित करता था। सबसे पहला था उपापचय, फिर था कोशिकीय संगठन, फिर था चेतना। तो ये तीनों अभिलक्षण ऐसा था जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी था, जो कि परिभाषित करता था। और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी के, और एक था कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी था जनन और दूसरा था वृद्धि। यानी कि आज के क्लास में हम लोग ने क्या सीखा कि सजीव के अंदर जो अभिलक्षण होगा या तो वो उपापचय होगा, कोशिकीय संगठन होगा और चेतना होगा। ठीक, चेतना शॉर्ट में हमने लिखा है, वहाँ पे आपको बताया था डिटेल में, तो आपने देखा। और दूसरा टॉपिक में हमने देखा कि जीव जगत में विविधता यानी कि जैव विविधता, विविधता विविधता जैव विविधता। विविधता का मतलब हमने आपको समझाया कि जीवों के किसी भी क्षेत्र में उपस्थित, किसी भी क्षेत्र में उपस्थित जीवों के संख्या व प्रकार, संख्या व प्रकार, प्रकार। अगर कोई क्षेत्र में कोई जीव उपस्थित है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर कोई जीव, पृथ्वी पर कोई जीव की संख्या और प्रकार हम लोग देखें, तो अगर संख्या और प्रकार के अनुसार जीव को देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा हम लोग के लिए? विविधता कहलाएगा, विविधता। और विविधता किसके समानुपाती था? क्षेत्र के अनुपाती था, क्षेत्रफल के अनुपाती था विविधता। तो हम लोग ने यहाँ पर कुछ टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज की क्लास को कंप्लीट किया और ये सारे टॉपिक को हमने देखा। तो आप देख सकते हैं